वेलोसिटी के साथ साथ हमने रिलैक्सेशन टाइम, फ्री मीन पाथ, करंट डेंसिटी, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था। तो देखिए आज की क्लास को जब हम आगे लेकर के बढ़ते हैं तो क्या चीजें मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, उसे स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अंशुमान बेटा, गुड इवनिंग सभी को। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, कल मोबिलिटी हमने देखी थी, करंट डेंसिटी देखी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी, रिलैक्सेशन टाइम देखा था, यानी सारे के सारे जनरल टर्म्स को हमने अच्छे से पिक कर लिया था। आज की क्लास में हमें क्या चीजें लेकर के चलनी है, ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास में बेटा हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन current density, relation between electric current and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity. इलेक्ट्रिक करंट है I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग देखते हैं इस चीज को कि किस तरीके से हम इसके रिलेशन को स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकली आप एक चीज देखोगे कि यहां पर आपको ये कंडक्टर दिया गया ये इस तरीके से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर से इधर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर इस कंडक्टर की लेंथ को हमने एल ले लिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देगी, हम अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, according to given figures, a conductor having length L and when electric field is applied across its terminals, then electron moves from negative to positive direction with velocity Vd, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से वो इधर की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए लेट एन इलेक्ट्रॉन get emitted from metal surface in unit time by unit volume। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, वीडी वेलोसिटी से एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यूनिट वॉल्यूम से यूनिट टाइम में। तो बेटा देखो अगर आपको आई निकालना है तो यहाँ पर एक ट्रिक देखिए, आई इक्वल टू क्यू बाई टी निकालना होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल कितना चार्ज इमिट होगा यूनिट टाइम इंटरवल में, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट वॉल्यूम के थ्रू एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है,
तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? तो टोटल वॉल्यूम आपका जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। कितना हो जाएगा? सीधे सीधे एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर आपको एरिया इंटू लेंथ ले लेना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इंटू एल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो गया? ए इंटू एल। नाउ टोटल चार्ज emitted by surface in t टाइम। तो टी टाइम में देखिए बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे? सीधा सीधा देखिए बेटा, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन इलेक्ट्रॉन यूनिट सरफेस से, ठीक है। दूसरी चीज आपको दिया गया NEA, यहाँ पर यह हो जाएगा क्योंकि एन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा किससे? यूनिट सरफेस से। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होगा और वॉल्यूम कितना है? L होगा। वॉल्यूम कितना है? L होगा। तो देखो बेटा टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन बाई यूनिट सरफेस, यूनिट नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन बाई यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Q की वैल्यू होती है N इंटू E और वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू L। तो ये हो जाएगा NEAL, ठीक है। यहाँ पर यह हो गया। अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। नाउ T इक्वल टू हो जाएगा बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है यहाँ पर? L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस या लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि यही डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा बेटा? L अपॉन VD। कितना हो जाएगा? VD। नाउ करंट निकालना है I, तो I की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी दी गई है? NEAL अपॉन L बाई VD, L बाई VD। तो बेटा L से L कैंसिल, VD ऊपर, तो I इक्वल टू कितना मिला? NEAVD। ये क्या हो गया बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का प्रॉपर रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का प्रॉपर रिलेशन। यहाँ पर आपने I इक्वल टू NEAVD को अप्लाई कर दिया। इसमें फर्दर और कोई भी वेरिएशन आपको मिलना नहीं है। तो बेटा ये आपका रहा। फिर से एक बार देखिए, आपके पास एक कंडक्टर था L लेंथ का, इसके टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर की तरफ जाने लगा। बेटा इसका एरिया कितना है? A। तो यूनिट वॉल्यूम से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को आपने कितना मान रखा है? उस इलेक्ट्रॉन को आपने N मान रखा है। तो टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लो, कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू A इंटू L। तो यहाँ पर नाउ टोटल चार्ज इमिटेड बाई सरफेस इन टी टाइम। टी टाइम में कितना चार्ज निकलेगा? तो टी टाइम में जो निकलेगा बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम से NE चार्ज निकलेंगे। तो यहाँ पर बेटा टोटल वॉल्यूम से V से मल्टीप्लाई कर दो, तो NEAL हो गया, क्योंकि AL वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम है, और साथ ही साथ में NE जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब T की वैल्यू जब आपको निकालनी है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितना चलेगा? L, और स्पीड कितनी है? VD। अप्लाई कर दिया L अपॉन VD। अब यहाँ पर I की वैल्यू रखिए, तो Q
क्यू की वैल्यू आई इक्वल टू क्यू बाई टी में रखा तो क्यू इक्वल टू एन ई ए एल हो गया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, और टाइम कितना हो गया एल अपॉन वी डी। एल से एल को आपने कैंसिल कर दिया तो बेटा यहाँ पर वी डी शिफ्ट होकर के ऊपर चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा एन ई ए वी डी। क्या मिलेगा बेटा एन ई ए वी डी। प्लीज नोट इट डाउन बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग। नोट कर लीजिए जल्दी। तो बेटा फिर ओम्स लॉ के डेरिवेशन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अरे सबके सब सो गए क्या बेटा? अच्छा सो गए। अच्छा अच्छा, हमने सोचा समय इंसान समझे सो गए सब। श्रेयांश, किशन, अंशुमान, भैया सबको समझ में आ गया? अंश भी आज शायद हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तनय, तृप्ति, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जाने वाला रिलेशन होता है हमारे एग्जाम्स में, ठीक है ना, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। जब लेकर के चलेंगे तो इसी रिलेशन में बेटा हमें आपको दिया जाता है करंट डेंसिटी। तो देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं किससे? जे से। तो जे इक्वल टू होता है बेटा करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट की वैल्यू रखी है तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या मिलेगा एन ई वी डी। एन ई वी डी, इसको भी अलग से नोट कर लीजिए। बाकी फिर हम ओम्स लॉ की तरफ धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ को समझने के पहले सबसे पहले हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के कुछ जनरल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे और कुछ अलग से रिलेशंस के बारे में भी वर्क करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रिलेट कर रहा है दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम ओम्स लॉ। किससे बिलोंग कर रहा है? ओम्स लॉ। तो देखो सबसे पहले हम ओम्स लॉ एक बार देख लेते हैं। सभी को पता है ना क्या होता है? सभी को पता है भाई क्या होता है? श्रेयांश बताइए बेटा व्हाट इज ओम्स लॉ। भूल गए? अरे ऐसे कैसे भाई। चलिए तृप्ति आप बता दीजिए बेटा। अरे चलिए आदित्य आप बता दीजिए। चलिए बेटा काव्य आप बता दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इसमें कुछ भूल तो नहीं रही है बेटा? अच्छा नहीं, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल बताया कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इन ऑफ कंडक्टर। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें एक छोटा सा वेरिएशन और करना होता है। हाँ तने वेरी गुड बेटा, बी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इसमें यह होता है कि इफ फिजिकल कंडीशन, इफ
physical conditions of conductors will remain same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductors. ठीक है ना? तो यहाँ पर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब समझिए इस चीज को। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि आप ड्यूरिंग द चेंज किसी भी तरीके से कोई भी अदर वेरिएशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी जब करंट का फ्लो हो रहा होगा उस टाइम पे ना तो आप कंडक्टर के लेंथ को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना? कंडक्टर का लेंथ किसी तरीके से चेंज नहीं होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब फिजिकल कंडीशन पूरी तरीके से कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके सराउंडिंग का हीट, टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट, यानी पूरी की पूरी फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए। इन दैट कंडीशन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है तो इट इज वेरी श्योर आप लिख सकते हो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो मिलेगा क्या? आर। आर क्या है यहाँ पे? आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग होता है। सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये वेरी करता है और बेटा इसे ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन, ठीक है? तो यहां से आप देखेंगे R इक्वल्स टू V बाई आई। तो यहां से चाहो तो डेफिनेशन बना लो, या फिर रेजिस्टेंस जो होता है वो नेम से ही क्लियर है कि किसी चीज को अपोज करने का एक कॉज। तो द अपोजिंग कॉज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाला जो बिहेवियर होता है उसे ही हम सभी लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना? यानी कि जो करंट को अपोज करने वाला बिहेवियर होता है दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा ये भी बोल सकते थे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी एक अपोजिंग कॉज जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसकी यूनिट निकालते हैं तो ये वोल्ट हो जाता है और ये हो जाता है एम्पियर, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा इसी को बोलते हैं हम ओम। क्या बोलते हैं? ओम। क्योंकि बेटा ये जो लॉ दिया गया था इसको किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। इसीलिए बेटा हम किसका नाम क्या रख दिए? ओम। ये सिंबल होता है बेटा ओमेगा का। किसका? ओमेगा का। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं। अब इसके बाद 1 ओम को डिफाइन करो, 1 ओम को डिफाइन करो। तो यहां पर देखिए इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, V की वैल्यू 1 वोल्ट मिल गई और इसकी वैल्यू 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर इसी को क्या बोलेंगे? 1 ओम। देन R इक्वल्स टू 1 ओम। तो देखो बेटा इसको डिफाइन कर दिया हमने। अब इसको डिफाइन करो 1 ओम को। 1 ओम को डिफाइन करोगे तो क्या बोल सकते हो? When potential difference across ends of conductor is 1 volt and 1 ampere current flows through it, ठीक है ना? या फिर सीधे सीधे बताइए potential difference, sorry, when 1 ampere current flows through the conductor and potential difference across its end is 1 volt, यानी V को क्या कर दो? 1 वोल्ट और I को कितना कर दो? 1 एम्पियर।
तो बेटा ये टोटल आर कितना हो जाएगा आपका, टोटल आर आपका हो जाएगा 1 ओम। अब इसकी डायमेंशन भी देख लो, डायमेंशन ऑफ आर, तो बेटा यहाँ पर v का डायमेंशन रखो तो v होता है W/Q, पहले लिख लेते हैं पूरा, v बाई आई होता है, तो v होता है W/Q अपॉन आई, जो है आई ही रहेगा। तो बेटा W को हम लोग लिखते हैं mL2t-2, Q को लिखते हैं AT और आई को लिखते हैं A। तो बेटा ऊपर लेकर चलो तो mL2t-3A-2, ये क्या हो गया बेटा, रजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन हो गया बेटा, रजिस्टेंस का। mL2t-3A-2 ये रजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि रजिस्टेंस तो हो गया, अगर कोई अपोजिंग कॉज है तो कोई सपोर्टिव कॉज भी होना चाहिए ना, जो करंट के फ्लो की हेल्प करे। जैसे अगर किसी मूवी में विलन है तो उस मूवी में हीरो का होना भी तो कंपलसरी है। तो बड़ा सिंपल सा केस, अगर यहाँ पर ये अपोजिंग कॉज है तो सपोर्टिंग कॉज कौन सा होगा, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, कंडक्टेंस को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो होता है बेटा वो ये, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टेंस इज नोन एज रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल बिहेवियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर या फिर इसी को आप बोल सकते हैं द एबिलिटी विच अलाउज द फ्लो ऑफ करेंट, द एबिलिटी विच अलाउज द फ्लो ऑफ करेंट, वो एबिलिटी जो करंट के फ्लो को अलाउ करती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टेंस बोलते हैं। लेकिन पहला वाला ज्यादा सही है, द रेसिप्रोकल ऑफ resistance is called the reciprocal of resistance is called conductance। कंडक्टेंस को बेटा कैपिटल जी से रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो कैपिटल जी इक्वल्स टू 1/r। क्या होता है बेटा, 1/r। तो बेटा इसकी यूनिट हो जाएगी ओमेगा इनवर्स, जिसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं, क्योंकि ओम का यूज कर चुके थे हम लोग बेटा ऑलरेडी, किसमें, रेजिस्टेंस की यूनिट के लिए। उससे पहले आया साइमन, तो बेटा हमने इसे ओम इनवर्स बोल दिया, ओमेगा इनवर्स बोल दिया, साइमन बोल दिया, या एक और नाम है MHO जिसको बोलते हैं मो, MHO मो, ठीक है ना। तो ओम का उल्टा मो। तो यहाँ पर बेटा ये इतना हो गया, इसको जल्दी से नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम्म, दोनों में से एक लिखना है बेटा, जो आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे आप वो लिख सकते हैं, चाहे साइमन लिख दीजिए चाहे आप इसे मो लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट में, रफ कर दे बेटा इसे, भैया रफ कर दे इसे, चलिए ठीक है। नोट वोट कर रहे हैं कि सब ऐसे ही चल रहा है भैया, अच्छा नीचे वाला, ठीक ठीक बिल्कुल नीचे वाला छोड़ दिया है बेटा, नीचे वाला कर लीजिए। बाकी केमिस्ट्री और मैथ सही चल रहा है बेटा इस समय।
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए ध्यान देते हैं। बेटा हाईएस्ट आपके ग्रुप में बेटा लिस्ट नहीं भेजी गई क्या? टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट नहीं भेजी गई क्या बेटा ग्रुप में? फिजिक्स के टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट नहीं भेजी गई थी क्या बेटा ग्रुप में? अच्छा चलिए ठीक है बेटा, देखिए मैं अभी कंफर्म करता हूँ, बाकी लिस्ट डलवाता हूँ। लिस्ट भेज देनी चाहिए, लापरवाही करते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो देखो बेटा पहला होता है लेंथ। तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, समझिएगा बेटा। लेंथ जैसे जैसे खुद ही समझिए बेटा, जैसे जैसे आपको अगर कहीं पे जाना है तो जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ जर्नी बढ़ेगी आप थकते जाओगे ना, तो उस समय बेटा रेजिस्टेंस आप पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आप पे ज्यादा लगेगा। जब आप फुल एनर्जाइज रहोगे तो रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी कम होती जाएगी करंट की, और जब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो रही है तो रेजिस्टेंस बेटा ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब वो एरिया बढ़ गया तो समझिएगा जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हुए चलेंगे, और जब वाइब्रेशन और मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो इट इज वेरी सिंपल कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन करते जाएंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन करते जाएंगे। तो एरिया के बढ़ने पर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और लेंथ के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्ड देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे और वो चार्ज कैरियर्स को अपोज ज्यादा करेंगे, जिसके रिजल्ट से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और फोर्थ होता है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब अगर कोई बेटा कंडक्टर रहा, अगर कोई कंडक्टर रहा तो बेटा उसमें करंट का फ्लो कम होगा, और अगर कोई रजिस्टर रहा तो उसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये इतनी चीज आपको बताई गई, आया बात समझ में। अब देखिए इन्हीं दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए तो मिलता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको मिलता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और यहाँ पर जो रो है वो भी क्या है बेटा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे रेजिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानिएगा कि रो जो है वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। रो जो है, रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। बाकी किसी भी चीज पे रो कभी भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कभी कभी आपसे पूछा गया कि लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस और क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा रेजिस्टेंस जो होगा वो डबल हो जाएगा, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगी उसमें किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमें बनानी है, तो रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। तो इसकी बनाते हैं, तो चलिए जब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो पहले नीचे वाला रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं बेटा जब इसकी डेफिनेशन को हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा। बेटा इफ ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इक्वल्स टू 1 मीटर, देन रो इक्वल्स टू आर। तो डिफाइन करते हैं,
रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, यानी किसी सब्सटेंस की यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ले लीजिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। समझिएगा, जब आपने ए को 1 कर दिया, एल को 1 कर दिया, तो यहाँ पर कितना मिला, रो इक्वल्स टू आर, तो डिफाइन कर दिया, इफ एरिया ऑफ सब्सटेंस इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स रेजिस्टिविटी। जो होगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा, हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो यहाँ पर ए इक्वल्स, अब इसकी यूनिट बताइए, तो यूनिट बताएंगे तो होता है आर ए बाई एल, यूनिट रखो, आर की वैल्यू हो जाएगी ओम, इसकी वैल्यू हो जाएगी मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो रो इक्वल्स टू कितना मिला बेटा आपको, ओम मीटर, कितना मिला बेटा यहाँ, ओम मीटर। तो एक बड़ा सिंपल था, रो इक्वल्स टू ओम मीटर हो गया, ठीक है। तो रो इक्वल आपका ओम मीटर। आई बात, चीजें क्लियर हुई बेटा, ठीक है। इसकी डायमेंशन देख लो, इसकी डायमेंशन जब देखोगे तो क्या होता है बेटा, ओम की डायमेंशन मिली हुई थी कितनी, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, और मीटर के लिए एक एल और हो गया बेटा ये एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन, रेजिस्टिविटी की, किसकी डायमेंशन हो गई आपकी, रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ पर बेटा ये इतना सा आपको दिया गया। अब देखिए क्लास पार्ट, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, वैसे ही बेटा आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस जो होता था उसका कंडक्टेंस था, वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होगा। तो कंडक्टिविटी इक्वल होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो बेटा इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट मिली ओम मीटर, तो बेटा इसी को पलट दीजिए, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, ओम इनवर्स इनवर्स। कितना मिल जाएगा बेटा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिखो, तो पलट दो, m-1 L-3 T3 A2, ये कितना हो गया आपका, कंडक्टिविटी। बेटा आपका ये कंडक्टिविटी हो गई। तो रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर ये मिल गई। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बेटा, तो फिर इसके बाद हम चले पार्ट पे। डेरिवेशन में बता दूंगा आप लोगों को, यानी काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई रफ करें बेटा इसको, नोट कर लो बेटा, कोई जल्दी नहीं।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, कंफ्यूज मत होइएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी बोलते हैं इसे, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से। इलेक्ट्रॉन मॉडल एंड काइनेटिक थ्योरी दोनों सेम चीज है। बेटा यहाँ पर आपको ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर दे दिया गया, ये ये पॉजिटिव टर्मिनल रहा, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक डायरेक्शन में वीडी वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से तरफ मूव करेंगे, ये लेंथ कितनी होगी आपकी, एल होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, ए। तो देखो बेटा, नेट फोर्स experienced electron due to applied electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से जो फोर्स लगेगा वो माइनस ई इंटू ई के इक्वल होगा। आप बोलोगे कैसे, तो बेटा किसी चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस फोर्स होता है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था E इक्वल टू क्यू बाई ई, यही तो होता था, E बाई क्यू, F बाई क्यू। बेटा F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, E इंटू क्यू। बेटा क्यू की जगह पे इलेक्ट्रॉन दिया गया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। किधर आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो गया, माइनस ई इंटू ई। ठीक है, देन एक्सीलरेशन कितना होगा, क्यों, क्योंकि अगर फोर्स है तो देयर मस्ट बी अ फिक्स। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, एफ बाई एम। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, बट बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू होता है माइनस वी बाई एल बाई डी आर होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो आपने v अपॉन एल कर दिया, डीवी की जगह पे पूरा पोटेंशियल ले लिया और डी आर की जगह पे। तो बेटा जब इसको यहाँ पे रखोगे तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस ई अपॉन वी, ई इंटू वी अपॉन एम इंटू एल। बेटा ये एक्सीलरेशन का फार्मूला हो गया आपके पास, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला। ठीक है, अब देखो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो बेटा सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी एवरेज जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की 0 होगी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई, इलेक्ट्रॉन इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, रैंडमली ऐसे ही तो मूव करते हैं जिगजैग मोशन में, यू 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 ऐसे 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 कहीं पे भी कोई भी। तो बेटा उसका जो नेट वेलोसिटी होता है हम कितना मान लेते हैं उसको, 0। ठीक है, तो बेटा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे तो मिलेगा यू एवरेज प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ए की जगह पे ए और रिलैक्सेशन टाइम जो होगा करेगा, तो टी की जगह पे क्या कर देंगे, टाउ। यू एवरेज 0 हो गया, ए की जगह पे क्या रखेंगे, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ, ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। तो वीडी इक्वल टू कितना मिला आपको, वीडी इक्वल टू मिला ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। बेटा इसके पहले हमने एक रिलेशन लिखा था, अगर आपको याद हो तो, वो रिलेशन कितना था,
आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। बेटा यहां से वी डी की वैल्यू निकाल लो, आई अपॉन एन ई ए, तो बस वी डी रखोगे तो आई अपॉन एन ई ए इक्वल्स टू ई वी। अब क्यों देखो क्यों रखा, इसका रखने का रीजन पता है, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए बेटा हमें क्या चाहिए होता है, आई और वी दोनों चाहिए होते हैं। जब तक आई दोनों नहीं मिल जाएंगे तब तक आप कैसे बताओगे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। ठीक है, तो मिल गया था लेकिन आई नहीं मिला हुआ था, समझो। सबसे पहले फोर्स निकाला, फोर्स से एक्सीलरेशन निकाला, एक्सीलरेशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट रख दिया तो ईवी अपॉन एमएल आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, यू जीरो हो गया, यहां पर बेटा आपने रख दिया तो ईवी ऑन एमएल इंटू टाउ कर दिया। बेटा वी को एक तरफ रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। वी को एक तरफ रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। v को इधर रख दिया तो यहां पर हो गया एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और ऊपर क्या हो जाएगा आई, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया, आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू मिलेगा आपको एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन ई इंटू वी। एक मिनट, एन ई ए स्क्वायर टाउ, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए आपने v की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर, अच्छा ठीक है यहाँ सही है, एन ई स्क्वायर ए एम एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v। अब ये एक रिलेशन मिल गया आपको। देखो इसमें जब आप ध्यान दोगे तो n जो है वो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट, ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, बेटा वो भी कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया, क्यों, क्योंकि इस कंडक्टर का एरिया बदल थोड़ी रहा है और ना ही इसका लेंथ बदल रहा है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या मिला, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा जब फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो गए, यानी एन ई ए टाउ, तो फिजिकल कंडीशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होने चाहिए, क्योंकि हीट नहीं बदलेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा नहीं होंगे, नहीं बदलने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, एरिया और लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, रिलैक्सेशन टाइम और मास तो सब कांस्टेंट होगा। हमने बोल दिया रेजिस्टेंस, और यहां पर हो गया आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, विच इज ओम्स लॉ, विच इज ओम्स लॉ। बेटा अभी इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आर मिला है, आर के बाद अभी रो निकालना है, सिग्मा निकाल, जी निकालना है। चलिए मैं देखता हूं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइड में जगह मिल जाएगा तो हम यहीं पे इसको कर डालेंगे। देखो बेटा आर मिल गया, अरे बेटा रफ नहीं कर रहे हैं, बेटा रफ नहीं कर रहे हैं, पहले समझ लो तो फिर रफ करेंगे। बेटा यहां से जब रो निकालो, फॉर्मूला मिला था आर ए बाई एल, कितना मिला था, आर, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, हाँ ठीक है। एक मिनट रुक जाइए बेटा, थोड़ा सा नोट ना करिएगा।
वी अपॉन आई इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, आर इक्वल्स टू दिया जाता है रो एल बाई ए। रख दो बेटा, वही कितना है, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, रो एल बाई ए। हाँ ठीक है, सही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जो होता है बेटा, यहाँ पर देखोगे रो की वैल्यू, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ यूनिट हो जाती है, और एरिया भी क्या हो जाता है आपका, यूनिट हो जाता है। प्रैक्टिकली आप ध्यान दोगे तो एन बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या मिलती है आपको, आर की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर देखिए एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल। वी इक्वल टू आई है, एक मिनट देखो बेटा गड़बड़ कहाँ पे हुआ, हाँ ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। बेटा हम फार्मूला रखते हैं किसको, ऐसे ये यहाँ पे देखिए, हम फार्मूला रखते हैं v इक्वल्स टू आई आर ना। तो बेटा आई ये रहा, तो ये होगी, थोड़ा सा मिस हुआ है, प्लीज फोकस हियर, ठीक है ना। ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो मैंने उल्टा लिख दिया था बाई मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ होगा। तो यहाँ पर देखिए एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो देखो बेटा वैल्यू निकालोगे तो ये होता है आर ए बाई एल। तो आर की वैल्यू रखो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। तो देखो बेटा इंटू ए बाई एल, तो ए से ए कैंसिल हो गया और एल से एल कैंसिल, तो रो की वैल्यू कितनी मिली, रेजिस्टेंस एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। रजिस्टिविटी कितनी मिल गई बेटा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर। कंडक्टेंस कितना मिला, जी। तो वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो ये हो जाएगा स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, और कंडक्टिविटी कितनी होगी इसका, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। बस ये इतना सा रहा, बस आज की क्लास इतने में ही रहेगी बेटा ना। बाकी इसको नोट अच्छे से समझिएगा। बाकी जितनी बार आप कहोगे उतनी बार हम बताएंगे। पहले इसे नोट करो, तो एक बार अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिया बेटा, चलिए समझ में आया है कि नहीं कुछ थोड़ा बहुत। अरे इसमें भी जी भैया बोल दो यार, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा, नहीं बेटा नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि
अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या तो इसके बराबर था या तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ऐसा नहीं है कि इतना इजी है, लेकिन बस समझना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कंफर्म है। फोर्स लगा कितना, लग गया कुछ ना कुछ माइनस ई इंटू ई। अगर फोर्स है तो एक्सिलरेशन होगा, एक्सिलरेशन लगा दो, एक्सिलरेशन में एस की वैल्यू रख दो, ई की जगह पे पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा दो, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इसमें आपको वी मिल गया, आई नहीं मिला, तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या कर दिया, सीधे सीधे पुट कर दिया आई अपॉन एन ई ए। बेटा आई और वी का रिलेशन मिल गया, वी इक्वल टू आई आर होना चाहिए, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दिया, काम खत्म बस। ठीक है ना। तो बेटा इतने पे आज की क्लास को ओवर कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसको। हाँ बेटा, हाँ हाँ सुन रहे हैं बेटे, बोलो। क्या चीज बेटा? मोबिलिटी होता है बेटा आपका जीडी बाई ई। ठीक है, यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर क्या ड्रिफ्ट करेगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है ना। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने अप्लाई की तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तब तक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ क्यों जाएंगे, पॉजिटिव तभी तो ये बनेगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करेंगे, समझ पा रहे हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया एक फिक्स वेलोसिटी से, तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तभी ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन नहीं करेगा। अरे बेटा, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में लगेगी परपेंडिकुलर। बेटा एक टर्मिनल को पॉजिटिवली चार्ज करोगे बेटा ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, दूसरे को बेटा नेगेटिव टर्मिनल, तो बेटा एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बेटा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा भैया, तो वो उधर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो पैरेलल किसके, सरफेस के पैरेलल होगी बेटा, क्यों, क्योंकि सरफेस के अक्रॉस ही तो चार्जेस का मूवमेंट होगा। आई बेटा, चलिए ठीक, ठीक है बेटा, आज की क्लास को इतने पे ओवर कर रहे हैं, इसी क्लास में सबसे, ठीक है ना। थैंक यू क्लास। बाकी कल इसके डाउट्स को और क्लियर करेंगे, आज अच्छे से इसको पढ़ जरूर लीजिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए।